हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है 29 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वीडियो अच्छी लगे सो क्या करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है सभी के साथ। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर बिना देरी से बिना बातें किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आज कुछ थोड़ा सा न्यू सा मिलेगा आपको, तो हमने नई सी स्लाइड बनाना आपके लिए कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा किया है। सो अप्रिशिएट करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने वर्ष 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो भैया अवार्ड किसने जीता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन हेंडरसन ने ये जो पुरस्कार, ये जो अवार्ड है ये जीता है। जो जॉर्डन एंडरसन है ये किस देश के हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं ये। और इन्हें FWA का मतलब है फुटबॉल रॉयस्टर्स एसोसिएशन का वार्षिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हैंडरसन लिवरपूल प्रीमियर लीग खिताब जीतने वाले टीम के कप्तान हैं। 30 वर्ष के हैं, मतलब इनकी जो एज है वो वर्तमान में 30 ईयर के हैं और ये लिवरपूल के लीग मैच खेलते हैं, ठीक है। और लिवरपूल के जो इन्होंने 30 मैच भी खेले थे उसमें इन्होंने 4 गोल किए थे। तो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन हेंडरसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। हरियाणा में किया गया है इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल का निर्माण किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। इस टनल में डबल स्टेक कंटेनर जो मालगाड़ी है वो 100 किलोमीटर से भी अधिक गति से चल सकेगी। मतलब इस कंटेनर को, इस सुरंग को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि भाई आपकी अगर मालगाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है सो उस हिसाब से भी वो वहाँ पे चल सकती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है सुरंग की वो कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबी ये आप कह लीजिए टनल है। और ये जो सुरंग है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग सी लेवल से 11.7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर और इसे अरावली की पहाड़ियों के बीच में से निकाला गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि भाई विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय रेलवे ने इस सुरंग का निर्माण हरियाणा राज्य में किया है और ये निकलती कहाँ से है? अरावली की पहाड़ियों के बीच में से निकलती है। क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? सो क्या करना है, लाइक तक करना ही है। अब अगर बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में थोड़ा सा। हरियाणा की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ऑल क्लियर चल रहा है सारी चीज़ें? अगर सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं सो हम भी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है 27 जुलाई 2020 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस है, कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, कौन से नंबर का किया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 82 नंबर का जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन से दिन वो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो 27 जुलाई को। क्वेश्चन उलट के भी पूछा जा सकता है कि भाई CRPF का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऐसे भी पूछ लेंगे। तो आंसर आपको क्या लगाना होगा? 27 जुलाई को लगाना होगा। अब अगर बात करते हैं CRPF की, तो देखिए CRPF की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। और उस टाइम पे CRPF का नाम पहले CRPF नहीं था। पहले इसका जो पुराना नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका पहला नाम था। 1949 के बाद जो है वो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है? CRPF हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी आपके थोड़ी नॉलेज के लिए क्वेश्चन है।
कि भाई जो इसका पुराना नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में इसका नाम सीआरपीएफ हुआ, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका बाद में नाम पड़ा। इसके बाद सीआरपीएफ की जी के जो मेन इसकी स्थापना का उद्देश्य था भाई जो आंतरिक सुरक्षा है उसको आप क्या कह लीजिए उसको मजबूत बनाना, उसके लिए सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी 1939 में। और सीआरपीएफ की जो पहली बटालियन का गठन हुआ था वो हुआ था 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में जो है वो सीआरपीएफ की पहली बटालियन का गठन किया गया था। तो 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन बी 82 नंबर का। ऑल क्लियर। इसके बाद यहाँ से एक और चीज़ मैं बताऊँ, सीआरपीएफ का जो मोटो है वो आप ध्यान रखना, इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। ये जो है वो सीआरपीएफ का मोटो है। इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे सर्विस एंड लॉयल्टी, सर्विस एंड लॉयल्टी, और हिंदी में सेवा और निष्ठा इसका सीआरपीएफ का मोटो है। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड भी क्लियर चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। गुजरात में स्थापित की गई है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने इसका जो है वो प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य के ये आणंद जिले में जो है वो स्थापित किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है स्थापित करने का कि जो किसान हैं और जो मधुमक्खी पालन करता हैं उनको आमदनी के नए अवसर मुहैया करवाना है, क्योंकि भाई आपने वहाँ पे प्रयोगशाला बनाई है तो वहाँ पे रोज़गार भी होगा भाई, लोगों वहाँ पे लोग रखे जाएंगे तो आमदनी होगी लोगों की, तो वहाँ के किसान जो है और वहाँ के जो मधुमक्खी पालन करता है उनको रोज़गार के नए अवसर मिले, ऐसा इसका मेन उद्देश्य है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंड का भी जिक्र किया है, और ये फंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बताया है, इसका पूरा जिक्र किया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कितने करोड़ रुपए का? 500 करोड़ रुपए का फंड। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, एंड गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपाणी, ये गुजरात के सीएम हैं। और इसके अलावा गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। सो क्लियर है। गुजरात में क्या बनाया गया है? पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? द आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्यों किया गया है, इन्होंने पार्टनरशिप क्यों की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ पार्टनरशिप क्यों की है? क्योंकि देखिए आजकल आप सुन ही रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा साइबर धोखाधड़ी काफ़ी चल रही है। तो साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मोबाइल कार्ड, कॉल सेंटर, एटीएम, इन सारी चीज़ों को, जो कि इंटरनेट बैंकिंग इंक्लूड कर लीजिए इसमें, इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ हाथ मिलाया है। भारत में यूनिकेन को डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है कि भाई वो डिजिटल जितनी सुरक्षा है, आप कह लीजिए डिजिटल जितनी चीज़ें आजकल चल रही हैं उन सभी को जो सुरक्षित रखने का कार्य करता है यूनिकेन करता है, सबसे अग्रणी यानी सबसे अच्छा इसे माना जाता है। तो इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ पार्टनरशिप की है। सो क्लियर हुआ कि ये पार्टनरशिप क्यों की गई है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनिकेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये पुणे में है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में प्रबंध निर्देशक हैं एस राजीव, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो टैग लाइन है वो है एक परिवार एक बैंक।
ध्यान रहेगा टैगलाइन क्या है, एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ये जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है। इसके अलावा यूनिकेन की बात कर लें तो यूनिकेन की स्थापना जो है 2003 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू जर्सी जो कि यूएसए में है और वर्तमान में सीईओ जो है वो यूनिकेन के, उनका नाम है बिमल गांधी। ये है वर्तमान में यूनिकेन के सीईओ। ठीक है, यूनिकेन के बारे में भी क्लियर हो गया होगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अब चाहे वो अपॉइंटमेंट किसी प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर किसी कंपनी के सीईओ हो, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सोमालिया के जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मेहदी मोहम्मद गुलद। ठीक है, अरे यार फिर से गड़बड़ हो गया है, गुलद है ये। ठीक है, गुल्हा नहीं है, मेहदी मोहम्मद गुलद। ये जो है सोमालिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नए बने हैं। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सोमालिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। सोमालिया की कैपिटल जो है वो मोगादिशु है। अजीब सी है बट थोड़ा सा ध्यान रखना, मोगादिशु यहाँ की कैपिटल है। और सोमालिया में जो करेंसी चलती है वो सोमाली शिलिंग चलती है। क्या, सोमाली शिलिंग, ये यहाँ पे करेंसी चलती है। सोमालिया जो देश है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया एक कंट्री है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी मेहदी मोहम्मद गुलद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीन ने सरकारी परमाणु संस्थान इनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने, सरकारी मतलब इनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफ़ा दे दिया। भाई जो चाइना का जो गवर्नमेंट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम इनेस्ट है, वहाँ पे एक साथ काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। सो कितने वैज्ञानिकों ने कर दिया है, 90 वैज्ञानिकों ने कर दिया है। तो चीन के जो शोधकर्ता हैं उनके अनुसार वो ये कह रही हैं कि भाई जो वैज्ञानिक है ये निजी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, मतलब ये अपनी खुद की कंपनियों में काम करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनका कहना तो यही है, बाकी बात तो देखिए कुछ भी हो सकती है। चाइना की बात है फिर तो कुछ भी हो सकती है। चाइना की प्राइवेट कंपनियों में इन वैज्ञानिकों को 10,000 युआन मिलते थे, मतलब 10,000 युआन की मासिक आय मिलती थी और इनको जो खाने पीने की सारी सुविधा दी जाती थी। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनमें ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ मिलती थी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कंपनी में। तो ये प्राइवेट कंपनियों में जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इन्हें आप कह लीजिए ज़्यादा अब वो भी मिल रही है, फैसिलिटीज़ भी मिल रही है और ज़्यादा इनको सैलरी भी मिल रही है। सो एक साथ 90 ने जो है वो रिज़ाइन करा है चाइना की गवर्नमेंट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन इनेस्ट से। जो इनेस्ट है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। क्लियर, क्वेश्चन 7 क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है। तो एक्सॉन को पछाड़ दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो एक्सॉन को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गई है टोटल एशिया में। अगर बात करें, पहले नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है अरामको इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे लिख देती हूँ अरामको इंडस्ट्रीज़। ये जो है वो एशिया में फर्स्ट नंबर पे आती है, वो भी कौन सी कैटेगरी में, ऊर्जा कैटेगरी में, यानी एनर्जी कैटेगरी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कैटेगरी कौन सी है। रिलायंस इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्री जो अपना बाज़ार है उसको काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ाया है। सो रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है और इसने मुंबई में 4.3% की बढ़त हासिल करके $8 बिलियन में अपना बाजार मूल्य लगभग $189 बिलियन तक पहुंचा दिया। सोचिए $8 बिलियन से कहां तक पहुंच गया, 189 मिलियन तक पहुंच गया। सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट किया है। सो उसने एक्सॉन कंपनी को पछाड़ दिया है और अब एशिया में ये दूसरे नंबर पर आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्री की ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी। क्लियर 8 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई। सो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है ये मनाई गई है 27 जुलाई। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए
जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और भारत में उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 27 जुलाई निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को। शिलोंग में इनका निधन हो गया था। और भारतीय एरोस्पेस ये वैज्ञानिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे 2002 से लेके 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने 1998 में जो पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें काफ़ी राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। तो एक तरीके से साइंटिस्ट भी थे बहुत ही अच्छे, और दूसरी तरीके से ये पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तो इनकी मनाई गई थी अभी आप कह लीजिए डेथ एनिवर्सरी। सो कब मनाई गई थी, 27 जुलाई को मनाई गई थी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10th इज भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 129 नंबर पर भारत रहा है अकॉर्डिंग टू 2020 में। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में टोटल 138 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत 129 पे है। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ख़राब रही है। ठीक है, ये जो स्पीड टेस्ट हुआ है ये हुआ है ओकला के द्वारा। ठीक है, ओकला के द्वारा इसे जारी किया गया था। इसके अलावा जो टॉप 5 कंट्री रही थी, सबसे फर्स्ट नंबर पे रही थी दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, सेकंड नंबर पे UAE संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड नंबर पे चीन, फोर्थ नंबर पे कतर और फिफ्थ नंबर पे कनाडा। ये टॉप 5 कंट्रीज़ थी जिसमें सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग थी इन 5 कंट्रीज़ की। लेकिन भारत की तो बिल्कुल ही ख़राब थी। तो भारत की रैंक क्या हो गई, 139th रैंक है भारत की। क्लियर है आंसर। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू हुआ है। देखिए, आपने सुना होगा वंदे भारत मिशन के बारे में। ये मिशन शुरू किया गया था कि भाई जो विदेश में फंसे भारतीय हैं उनको वापस से अपने देश में लाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन को शुरू किया गया था 7 मई को, यानी 7 मई को इस मिशन का पहला चरण आयोजित किया गया था, शुरू किया गया था। अब अगर बात करें 1 अगस्त, आपको पता है आने ही वाली है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को इसका जो चरण शुरू होगा वो 5वां चरण शुरू होगा, जो कि मैंने ऑप्शंस में दिया ही नहीं है। ठीक है, वो गलती से रह गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, काट के आप इसको 5th कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जो है वो शुरू किया जाएगा। मिशन मैंने बता दिया किस लिए शुरू किया गया था, ताकि जो विदेश में भारतीय फंसे हैं अपने देश में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के चलते आपको पता है कि वहाँ पे लोगों की जॉब भी चली गई हैं और वो वापस भी इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स सभी बंद हैं। सो उनको वापस अपने देश में बुलाने के लिए अगर वो आना चाहते हैं सो उसके लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक और चीज़ें शुरू की गई थी नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, समुद्र सेतु अभियान। इस अभियान के तहत भी जो है लोगों को वापस लाया गया था, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू शिप, मतलब शिप के मार्ग से लोगों को वापस लाया गया था समुद्र सेतु अभियान के तहत, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो इतने ही थे, एंड क्वेश्चन आ गए हमारे स्टैटिक जीके के। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, मतलब सबसे पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी फोर्ट्रान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि इन्वेंट की गई थी जॉन बैकस के द्वारा इन्वेंट की गई थी। 1954 में इन्वेंट की गई थी। ठीक है, फोर्ट्रान अभी भी यूज़ होती है, जितने भी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग्स होते हैं, जितने मैथमेटिकल और एप्लीकेशंस वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर फोर्ट्रान जो है वो अभी भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान। सेकेंड क्वेश्चन इज
टू विच स्पोर्ट नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड? कौन से स्पोर्ट से भाई नेहरू ट्रॉफी रिलेट करती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से रिलेट की करती है नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल में दी जाती है नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। वैसे भी आपको जितने भी कप्स वगैरह होते हैं, जितने ट्रॉफी वगैरह होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। So next question is rotational axis of which of the following planet is highly tilted? जो rotational axis है मतलब कौन सा ऐसा planet है जो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। tilted का मतलब होता है झुका होना, तो सबसे ज़्यादा जो planet झुका हुआ है वो यूरेनस झुका हुआ है। The answer is option number B। यूरेनस को हिंदी में कहा जाता है अरुण ग्रह, ठीक है। ये हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको अरुण लिखा भी आ सकता है और आपको इस तरीके से यूरेनस भी लिख सकते हैं। तो जो प्लैनेट्स के नेम है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है झुका हुआ ग्रह, इसे झुका हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन? जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? ग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड या फाइटोप्लैंक्टन? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो देते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन देते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो कि ओशियन का जो सरफेस होता है, मतलब जो समुद्र वगैरह का आपने देखा होगा किनारों पे, या उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। इनकी वजह से ही हमारे अर्थ पे इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वरना तो इतनी ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। तो कमेंट करके एक आंसर यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, नाइट्रोजन कितनी है और CO2 कितनी है, ठीक है। इनके परसेंटेज आप मुझे बताना सभी लोग कमेंट करके, जो भी वीडियो उसको देख रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सार्क की यहाँ पे बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क में जब सार्क की देखिए स्थापना हुई थी उस टाइम सार्क में 7 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज थी जब सार्क की स्थापना हुई थी। लेकिन उसके बाद 2008 में जो है वो सार्क में एक और कंट्री जुड़ गई, कौन सी? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे बाद में जुड़ी थी, ये भी ध्यान रखना। कब जुड़ी थी? 2008 में जुड़ी थी। पहले 7 कंट्रीज थी और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। तो क्वेश्चन 5 भी क्लियर है। सो हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहें, रोज़ आपके लिए हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करते रहेंगे। एंड बायोलॉजी की भी आज आपने देखा है, कल वीडियो आई है एक। सो अगर नहीं देखी हो तो जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का। सो चेकआउट करें एंड प्लेलिस्ट ओपन करें आप हमारे चैनल की, वहाँ से आप सब कुछ देख सकती हैं। सो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइज, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय बाय।